वो कहते हैं ना, देशभक्ति का नशा जिसे चढ़ गया उसे अब दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही हुआ रामनगर में। अंजलि, शेफाली, सुषमा, मालती और मधु 5 बहनें हैं और वो लोग रामनगर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। वो लोग बहुत गरीब हैं। मधु तो एकदम छोटी है, उसकी उम्र बस कुछ महीने है। उसको जन्म देते ही उसकी माँ मर गई और उसके पिता का देहांत तो उससे भी 5 महीने पहले हो गया था। अब उसकी सारी जिम्मेदारी बाकी 4 बहनों पर आ गई थी। हमें हमारी छोटी बहन की रक्षा करनी है। हाँ, बिल्कुल माँ के जैसा ख्याल रखना होगा। तभी मधु भूख से रो उठी, लेकिन दूध खरीदने का पैसा नहीं था। इसीलिए अंजलि दुकान से दूध उधार मांगने गई, लेकिन दुकानदार ने कहा, जा भाग यहाँ से, भिखारी कहीं की कहीं से भी आ जाते हैं। अंजलि दूध के लिए दर दर भटकती रही और अंत में उसे एक गाय दिखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, मेरी बहन को पिलाने के लिए दूध चाहिए, आपसे ले लूं? गाय ने अपना सिर हिलाया। अंजलि ने दूध निकाला और मधु को जाकर पिला दिया। मधु ने रोना बंद किया। ऐसे ही मधु बड़ी होने लगी। बचपन से ही 5 बहनें लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते। उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया है। मधु रोते हुए कहती है, मैंने तो माँ और बापू को नहीं देखा। वो दोनों कैसे थे दीदी? वो दोनों बहुत अच्छे थे बहन। अगर वो आज होते तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते। ये सुनकर मधु और ज्यादा रोती है। 5 बहनें रोने धोने के बाद अपने आप संभल जाती हैं। सिर्फ रो धोकर कुछ नहीं होगा, हमें मजबूत रहना पड़ेगा। ऐसे ही 5 बहनें बड़ी होने लगती हैं। एक दिन उन लोगों को खबर मिलती है कि गांव के बिरजू पहलवान का बेटा रमेश को आर्मी में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर अंजलि और बाकी चारों को भी आर्मी में जाने का चस्का लग जाता है। हमें भी आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। हाँ बहन, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी 2 वक्त के खाने के लिए वो लोग गांव के एक अमीर आदमी के घर पर कामवाली का काम करते हैं। उसके बदले 5 को 2 वक्त का खाना मिलता है। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतते हैं। एक दिन अंजलि बिरजू पहलवान के पास जाकर कहती है, पहलवान, आप हम 5 को भी ट्रेनिंग दे सकते हो क्या? हमें भी आर्मी में जाना है। ये सुनकर बिरजू पहलवान हंसने लगता है। लड़की होकर पहलवानी सीखना चाहते हो तुम लोग, हैं? उसका बेटा रमेश कहता है, सिर्फ वही नहीं, आर्मी में जाना चाहते हैं ये 5। क्या मजाक है। बिरजू पहलवान 5 को भगा देता है। अंजलि को बहुत बुरा लगता है। बहनों, हम हार नहीं मान सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। कुछ ही दिनों के अंदर देश में जंग छिड़ गई। बिरजू पहलवान का बेटा रमेश जंग पर चला गया। अंजलि दूर से रोज बिरजू पहलवान की ट्रेनिंग देखती रही। अच्छा, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है? एक दिन अंजलि ने देखा कि बिरजू पहलवान एक और उस्ताद के पास जा रहा है। वो बिरजू पहलवान का भी उस्ताद है। अंजलि अगले दिन उसी उस्ताद के पास जाती है और वो उस्ताद 5 को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। मैं ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे महीने में 5000 रुपए चाहिए। अंजलि चिंता में पड़ गई। वो जिस आदमी के घर पर काम करती थी, वहाँ जाकर उसने पैसे मांग लिए। साहब, हम 5 सिर्फ 2 वक्त के खाने के बदले काम करते हैं, हमें अब तनख्वाह भी चाहिए। अच्छा, तो अब डिमांड बढ़ रहा है। मैं पैसा नहीं दे सकता, काम करने वालों की कमी नहीं है, जा भाग यहाँ से। पैसे मांगने के चक्कर में उनका काम चला गया। उस्ताद को पैसे देना तो दूर, उनको 2 वक्त का खाना भी बंद हो गया। वो लोग रोने बैठ गए। अब क्या होगा दीदी, अब हम खाएंगे क्या? चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अगले दिन अंजलि ने झोपड़ी बेच दी। बिरजू पहलवान ने झोपड़ी खरीद ली, लेकिन उसके बदले बिरजू ने अंजलि को सिर्फ 7000 रुपए दिए। बहुत अच्छा डील मिला है, सिर्फ 7000 में। बिरजू बहुत शातिर है। अंजलि अपनी बहनों से कहती है, बहनों, उस्ताद की 1 महीने की फीस का बंदोबस्त हो गया और बाकी 2000 से हम 1 महीना खाना खाएंगे। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम रहेंगे कहाँ? वो लोग बड़े रास्ते के किनारे चले गए और फुटपाथ में कपड़ों से छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उस्ताद से पहलवानी सीखने लगे। उधर जंग चलती रही। रमेश जंग में लड़ाई करता रहा, लेकिन उसे डर भी लगने लगा। इधर 1 महीने खत्म हो गए तो अंजलि और उसकी बाकी 4 बहनों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। कुछ पैसे दे दो साहब,
हमें सपना पूरा करना है, कुछ पैसे दे दो ना साहब। इसी तरह उन लोगों का दिन बीतता रहा। हर सुबह उन लोगों के पास एक गाय आती और अंजलि उसे हर रोज केले के छिलके और रोटी खिलाती रही। इस तरह कुछ साल बीत गए। वो पांचों जवान हो गए, लेकिन बॉर्डर में जंग अभी तक चल रही है। अब रमेश को गुस्सा आने लगा। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया तो बिरजू पहलवान ने उससे कहा, बेटे, केवल तनख्वाह से क्या ही हो रहा है, अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। हाँ पिताजी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नहीं रे पागल, तो अपने कैंप से बंदूकें और बाकी चीजें उठाकर दुश्मनों को बेचना शुरू कर, उसमें तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ये बात रमेश को अच्छी लगी। वो जंग में लौट गया और रात को चुपके से बंदूकें चुरा कर दुश्मनों को बेचने लगा। अरे रमेश भाई, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये लो पैसे। पैसे देखकर रमेश की नीयत और खराब हो गई। वो और ज्यादा हथियार बेचना शुरू कर देता है। इधर अंजलि अपनी बहनों के साथ तैयार होने लगी। बहनों, कल एनसीसी में सिलेक्शन है। अगर कल हमें एनसीसी में जगह मिल गई तो आर्मी में नौकरी मिलना पक्की समझो। अगले दिन पांचों ने एनसीसी कैंप में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इतने दिनों से कठिनाई से लड़ते लड़ते पांचों बहुत मेहनती और शक्तिशाली बन गए थे, इसीलिए हर एक प्रतियोगिता में वो लोग अव्वल नंबर पर आए। उन लोगों को एनसीसी कैंप में जगह मिल गई। वो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जगह मिलते न मिलते ही आर्मी सिलेक्शन की डेट आ गई। दोस्तों, दुश्मनों से हमारी लड़ाई चल रही है और वो भी कई सालों से, इसलिए हमें जल्द से जल्द लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। पांचों बहनों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन तभी और एक ऑफिसर ने कहा, तुम पांचों तो हो बड़े बहादुर, लेकिन जंग में हम किसी लड़की को नहीं ले जा सकते, इसलिए अफसोस, तुम लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। पांचों का दिल टूट गया। अपने सपनों के इतने करीब आकर भी सब कुछ बिखर गया। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म। हाँ दीदी, और बचा ही क्या है, हमें अब भीख ही मांगनी पड़ेगी। वो लोग रोते रहे। अंजलि को भी लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वो पांचों फुटपाथ पर चले आए, लेकिन उस रात उन लोगों को नींद नहीं आई। और तभी अंजलि ने देखा कि रमेश चुपके से एक बड़े से बैग में बहुत सारे पैसे लेकर आ रहा है। अंजलि ने उसका पीछा किया और देखा कि रमेश बिरजू पहलवान को सारा पैसा दे रहा है। ये लीजिए पिताजी, इस महीने का पैसा, पूरे 10 लाख रुपए। वाह बेटा, ऐसे ही बंदूकें दुश्मन को बेचकर पैसे कमाते रहे। अंजलि को सब कुछ समझ में आ गया। वो तभी अपनी बहनों को लेकर जंग के मैदान में पहुंच गई और कैंप में जाकर उसने ऑफिसर से सब कुछ कह दिया। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या ये सच है? सर, सच झूठ तो कल रात को ही पता चल जाएगा। अगले दिन रात को ऑफिसर नींद का नाटक करके पड़े रहे। अंजलि और बाकी चारों छुपे रहे। उन लोगों ने देखा कि रमेश ने कैंप में घुसकर बंदूकें ली और दुश्मनों के अड्डे की ओर चला गया। तभी अंजलि और ऑफिसर ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर कहीं के, जवान होकर कैंप से चोरी करता है। गलती हो गई सर, मुझे छोड़ दीजिए। वो लोग दुश्मन कैंप के करीब ही थे। तभी दुश्मनों ने ऑफिसर पर हमला कर दिया, लेकिन तभी अंजलि और 4 बहनों ने मिलकर दुश्मनों की खूब पिटाई की और ऑफिसर की जान बच गई। रमेश को अरेस्ट किया गया। गांव से बिरजू पहलवान को भी अरेस्ट किया गया। 5 बहनों पर ऑफिसर संतुष्ट हुए। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग लड़कों से कम नहीं हो, इसीलिए आज तुम लोगों को आर्मी में नौकरी दी जाती है। 5 का सपना पूरा हुआ और इसके बाद सभी ने मिलकर दुश्मनों को भगा दिया और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। भारत माता की जय। राघवेंद्र पत्थर के पीछे से निकलकर हाथ में बंदूक लिए आगे बढ़ गया। दुश्मनों की तरफ लगातार फायर करता रहा, लेकिन तभी दुश्मन की एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई और तभी उसका पैर फिसल गया और वो खाई की तरफ गिरता चला गया। गिरते हुए भी राघवेंद्र सिर्फ भारत माँ की जय जयकार ही करता रहा। भारत माता की जय। भारत माँ की जय जयकार करते करते राघवेंद्र खाई में गिर गया। अब क्या होगा,
क्या राघवेंद्र बच पाएगा? मगर कैसे बचेगा? इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद भी क्या भारत माँ का एक वीर सपूत इस तरह मर जाएगा? चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। राघवेंद्र बिलासपुर नाम के एक गांव में रहता है। बचपन से उसे आर्मी ज्वाइन करने का सपना था। वो हट्टा कट्टा भी था और पढ़ाई में भी अच्छा था, इसीलिए आसानी से उसे आर्मी में नौकरी मिल गई। उसका सपना पूरा हो गया। राघवेंद्र के पिता मजदूरी करते थे। राघवेंद्र को नौकरी मिलने पर पहली बार उन लोगों को सुख प्राप्त हुआ। राघवेंद्र की माँ जानकी ने उसके पास आकर कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और तेरी नौकरी भी लग चुकी है, अब तू शादी कर ले। शादी? मगर मैं ज्यादातर तो बाहर ही रहता हूँ माँ। तभी वहाँ राघवेंद्र के पिता मदन लाल आते हैं। इसलिए तो शादी करना जरूरी है। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तू बाहर रहेगा, घर में बहू होगी तो हमारी देखभाल तो कर पाएगी। हाँ ये बात तो है। ठीक है माँ, आप मेरे लिए लड़की खोजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा अच्छा बेटा। जानकी ने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। राघवेंद्र ने एक बड़ा सा घर बनाया, अपने पिता को बहुत सारी जमीन जायदाद खरीद कर दी, अपनी माँ को बहुत सारे सोने के जेवर ला कर दिए। तभी राघवेंद्र से बहुत खुश हुए। उधर पायल नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर घर लौटती है और तभी उसकी माँ बिमला उससे कहती है, बेटी तेरे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? मगर माँ मैं राजीव से प्यार करती हूँ। क्या फायदा ऐसे प्यार का? वो तो एक नल्ला है, नल्ला। कुछ काम धाम तो करता नहीं, बस घूमता फिरता रहता है। उससे शादी करके क्या मरना है तुझे? ये लड़का आर्मी में नौकरी करता है, बहुत बड़ा घर है इसका, जमीन जायदाद है और इनके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। इससे शादी कर ले, बहुत सुखी रहेगी, मैं बता रही हूँ। पायल ये बात जाकर अपने बॉयफ्रेंड राजीव को बताती है। राजीव सच में एक घुमक्कड़ है, काम करना उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, क्या सॉलिड प्लान है यार, तू उससे शादी कर ले, वो तो बाहर रहेगा तो हम तो मिलते ही रहेंगे ना, और ऊपर से तू उसका पैसा मुझे देते रहना। हाँ राजीव ये तो अच्छा प्लान है, इस मामले में तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। पायल शादी के लिए राजी हो जाती है। पायल दिखने में बहुत अच्छी है। दोनों की शादी हो जाती है। राघवेंद्र कोई दहेज नहीं लेता है। सुहाग रात में राघवेंद्र पायल से कहता है, देखो पायल, मैं आर्मी में हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ। तो मैं जब घर पे नहीं रहूँगा या फिर अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम मेरे माँ बापू का ख्याल रखोगी ना? ये सुनकर पायल मन ही मन में सोचती है, अरे यार क्या पका रहा है। और फिर पायल राघवेंद्र से कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, आपके माता पिता तो मेरे भी माता पिता हैं, मैं हमेशा उन दोनों का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर राघवेंद्र को शांति मिलती है, मगर तभी उसके पास आर्मी के हेड कमांडो का फोन आता है। राघवेंद्र को तभी एक पहाड़ी इलाके में बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ दुश्मनों ने हमला कर दिया है। वो फोन रखकर अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसकी माँ जानकी एक लॉकेट लेकर उसके गले में पहना देती है। ये ले बेटा, ये लॉकेट तेरी रक्षा करेगा, अपना ध्यान रखना और लौट कर आना। जानकी और मदन लाल बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन पायल तो मन ही मन बहुत खुश होती है। राघवेंद्र चला जाता है और सुबह तक लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां वो मेजर प्रणव से मिलता है और दोनों बात करते करते दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों पूरी रात जगकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। असल में एक दूसरे से बातें करने की आड़ में वो दोनों अपने अपने परिवार से दूर होने का गम भुलाना चाहते हैं। और 2 दिन बाद से दुश्मनों के साथ लड़ाई शुरू होती है। राघवेंद्र और मेजर प्रणव बटालियन को लीड करते हैं। दोनों डटकर दुश्मनों का मुकाबला करने लगते हैं। ऐसी लड़ाई करते करते 2 दिन और बीत जाते हैं। आज सुबह की शुरुआत भी लड़ाई करते करते ही होती है। लड़ाई के बीच प्रणव राघवेंद्र से कहता है, भाई आज और ऊपर जाना है और पूरी तरह सिचुएशन को कंट्रोल में लाना है। आज तुम पीछे रहना, मैं लीड करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन अकेले लीड करने में खतरा हो सकता है। ये लो, ये लॉकेट पहन लो, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था और बोला था ये लॉकेट मेरी रक्षा करेगा। मेरी माँ तो तुम्हारी भी माँ हुई ना, ये लो, ये लॉकेट तुम्हारी भी रक्षा करेगा। ये बोलकर राघवेंद्र प्रणव के गले में वो लॉकेट पहना देता है और फिर से लड़ाई शुरू होती है। मेजर प्रणव एकदम सामने से लीड करते रहते हैं, मगर तभी दुश्मन का एक बॉम्ब आकर प्रणव के पैर के एकदम सामने गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। मेजर प्रणव उड़कर कहीं और जाकर गिरते हैं। इसी बात से राघवेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम सामने जाकर भारत माँ का नाम लेकर चिल्लाता है और दुश्मनों पर बुलेट की बरसात करने लगता है। भारत माता की जय। लेकिन दुश्मन की एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई और तभी उसका पैर फिसल गया और वो खाई की तरफ गिरता चला गया। गिरते हुए भी राघवेंद्र सिर्फ भारत माँ की जय जयकार ही करता रहा। भारत माता की जय।
बचाइए। भारत माँ की जय जयकार करते करते राघवेंद्र खाई में गिरने लगा, मगर गिरते गिरते उसने अपने पॉकेट से एक बॉम्ब निकालकर दुश्मनों की तरफ फेंक दिया और दुश्मनों का अड्डा पूरी तरह से उड़ गया। मगर राघवेंद्र गहरी खाई की ओर गिरते चला गया, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। वो कुछ सूखे पेड़ की झाड़ियों में जाकर गिरा और वो बच गया। मगर उस तरफ राघवेंद्र के बाकी साथी राघवेंद्र को ढूंढने लगे। ऊपर मेजर प्रणव का जला हुआ शरीर पड़ा था। उनका चेहरा इतना जल गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, मगर उनके गले में वो लॉकेट था। उस लॉकेट को देखकर सभी को लगा कि यही राघवेंद्र है। मदन लाल, जानकी और पायल के पास संदेश चला गया कि राघवेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मदन लाल और जानकी रो पड़े। हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हुआ? हाय मेरा बच्चा, मेरा बेटा। हे भगवान, हमेशा अच्छे लोगों को ही क्यों अपने पास बुलाते हैं। पायल मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन सबको दिखाने के लिए वो भी रो पड़ी। हाय अब मेरा क्या होगा? क्या होगा? एक दिन कॉफिन के अंदर बॉडी को लाया गया। उसके गले में वो लॉकेट देखकर इन लोगों को भी यकीन हो गया कि यही राघवेंद्र की बॉडी है। बहुत रोना धोना हुआ और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया और इसके बाद से ही पायल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मदन लाल और जानकी के ऊपर अत्याचार करने लगी। उन लोगों से खुद का काम भी करवाने लगी। ए बुढ़िया इधर आ, मेरे पैर दबा दे चल। ए बुढ़े जा मेरे लिए चाय बना कर ला। जानकी और मदन लाल पायल के इशारों पर नाचने लगे। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो बहू? अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता। जिंदा नहीं है ना तेरा बेटा? मर गया है वो, अब कभी नहीं लौटेगा। पायल दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगी। उधर खाई में गिरने के बाद राघवेंद्र बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो एक जंगल में है। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। राघवेंद्र उठकर चलने लगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ? इतना घना जंगल, ऊपर से राघवेंद्र ने पिछले 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। वो ज्यादा देर चल नहीं पाया। एक पेड़ के पास बैठ गया और बैठकर देखा कि उस पेड़ में बहुत सारे जंगली फल लगे हुए थे। उसने फल तोड़कर खाना शुरू किया। फल खाकर उसके शरीर में शक्ति आई और तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, लगता है इस जंगल में शेर है। ये बोलकर उसने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और तभी झाड़ियों के पीछे से एक शेर ने राघवेंद्र के ऊपर छलांग लगा दी। राघवेंद्र ने उस लकड़ी का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसने लकड़ी को शेर के मुंह में रख दिया, जिससे वो शेर अपना मुंह बंद ही नहीं कर पाया और वो भाग गया। राघवेंद्र फिर से बच गया। उधर पायल ने राघवेंद्र का सारा पैसा कब्जे में ले लिया, पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और जानकी से सारे गहने भी छीन लिए और उस घर को भी बेच दिया। मैंने घर बेच दिया माँ, अब आप लोग अपना रास्ता देख लीजिए, मैं तो चली। मदन लाल और जानकी के पास कुछ भी नहीं बचा। वो लोग रास्ते पर आ गए और इधर उधर भटकने लगे, भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। पायल ने अपने बॉयफ्रेंड राजीव से शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगे। उधर जंगल में राघवेंद्र को एक नदी मिली। नदी के उस पार एक रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। राघवेंद्र ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। सभी ने राघवेंद्र पर अटैक किया, लेकिन राघवेंद्र ने बहुत ही चतुराई से सभी मगरमच्छों से बचकर नदी पार कर ली और फिर रास्ते में एक ट्रक को हाथ दिखाकर रोका और फिर ट्रक में बैठकर अपने घर की ओर चल दिया। एक ही दिन के अंदर वो घर पहुंच गया। घर के बाहर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। माँ, मैं आ गया हूँ माँ, माँ। लेकिन किसी और ने आकर दरवाजा खोला। ये क्या? आप कौन हो? मेरी माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरी पत्नी पायल, वो कहाँ है? उस आदमी से राघवेंद्र को पता चला कि पायल ने ये घर बेच दिया। आसपास के लोगों से पता चला कि जानकी और मदन लाल अभी रास्ते में भीख मांगते हैं। राघवेंद्र तभी दौड़कर रास्ते पर गया और देखा उसकी माँ और पिताजी भीख मांग रहे हैं। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक से अपने बेटे को देखकर दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। तू जिंदा है बेटा, तू जिंदा है। मगर उस बॉडी में तो वो लॉकेट था। तब राघवेंद्र ने सब कुछ खुलकर बताया कि कैसे उसने वो लॉकेट मेजर प्रणव को दे दिया था और कैसे वो खाई में गिर गया था। उसके बाद जानकी ने पायल के बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर राघवेंद्र गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने माता पिता को एक अच्छे से होटल में रखा और पायल को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। उसने पायल के नए ठिकाने का पता किया और वहाँ जाकर पायल को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? मेरे ना रहने का फायदा उठाकर तुमने मेरे माँ पिताजी को रास्ते में बिठा दिया। अब चलो, तुमको तुम्हारी असली जगह दिखाता हूँ। ये बोलकर राघवेंद्र पायल और राजीव को पुलिस स्टेशन ले गया और दोनों को जेल में बंद करवा दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ज्यादा लालच के चक्कर में दोनों सब कुछ खो बैठे। राघवेंद्र ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे वापस ले लिए और फिर से एक घर बनाया और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। ऐसे ही भारत माता के एक वीर सैनिक ने देश के साथ साथ अपने परिवार